दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आप सभी का मेरे अपने चैनल सरस्वती एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है हिंदी प्रदेश उपभाषाएं एवं बोलियां। टॉपिक हम शुरू करते हैं हिंदी प्रदेश उपभाषाएं एवं बोलियां। तो हिंदी भाषा के क्षेत्र जिसे हम हिंदी प्रदेश कहते हैं, जहाँ पर हिंदी सब बोली जाती है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ हिंदी बोली जाती है उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा नक्शा बनाया है, रफली बनाया है। मैं जानती हूँ कि मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, लेकिन एक छोटी सी कोशिश की है ताकि मैं जो एरियाज हैं यानी भौगोलिक क्षेत्र है, मैं उनको आपको किसी तरह समझा सकूं। तो सबसे पहले हम आते हैं भाषाई क्षेत्र के बारे में। हिंदी भाषा के क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, लेकिन कुछ भाग जो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है वो भाग हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी प्रदेश कहा जाता है। ये वो सारे क्षेत्र हैं जिन्हें हिंदी प्रदेश कहा जाता है। ये वो राज्य हैं जिनमें हिंदी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। तो मैंने थोड़ा सा आपको बनाया है कि हम देख सकते हैं भारत के नक्शे में कि कौन कौन से वो स्थान है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। जैसे हम चाहते हिमाचल प्रदेश आपके जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा नीचे और पंजाब के बराबर में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके आगे नीचे झारखंड और छत्तीसगढ़, इसके बाद बिहार। क्योंकि मैं आधी वीडियो आज बना रही हूँ भाषा के क्षेत्रों को लेकर, क्योंकि आज पूरी नहीं बन पाएगी, तो सिर्फ हम जो एरियाज कवर करेंगे वो लखनऊ के क्षेत्र तक करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को आज हम पढ़ेंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस टॉपिक का ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में आपको दर्शाएंगे विद नक्शे के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की यानी कि इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं, क्षेत्र को हमने 5 उपभाषाओं में बांट दिया है। हम देख सकते हैं कि भाषा किसके भाषा के बारे में बात हो रही है, हिंदी भाषा के बारे में, और इसकी उपभाषाएं जहाँ से हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है ना, अपभ्रंश से उत्पन्न हुई और अपभ्रंश में ही जो है पश्चिमी हिंदी निकली, पूर्वी हिंदी निकली। और इन पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, हम इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियां हैं आपकी खड़ी बोली, ब्रज बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 जो हैं आपकी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा ये जो 3 प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी में आती हैं। तो हमने देखा कि पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी के बाद राजस्थानी, तीसरी उपभाषा क्या है, राजस्थानी। इसे भी हमने राजस्थानी को 4 भागों में बांटा। पश्चिमी राजस्थानी जो हमारा मारवाड़ वाला इलाका है ना, जो हमारा मारवाड़ा इलाका है, जिसे हम मारवाड़ी भी कहते हैं, क्या, मारवाड़ी इलाका है ना, तो वहाँ जो है पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी बोली जाती है। इसी तरह पूर्वी राजस्थानी जो हमारा जयपुर वाला पार्ट है, कौन सा, जयपुर वाला, जहाँ जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ प्रदेश भी कहा जाता है, और ढूंढाड़ में क्योंकि ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी बोली जाती है, इसीलिए उस बोली को क्या कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी, से ढूंढाड़ प्रदेश भी कहा जाता है जयपुर को। तो वहां पर जयपुरी के अलावा ढूंढाड़ी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। किसका, ढूंढाड़ी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं,
माफ करना थोड़ा सा। तो ढूंढाड़ी, ये इस तरीके से लिखा जाता है, ढूंढाड़ी। तो वो कौन सा इलाका है, जहाँ जयपुर वाला इलाका है, जहाँ पर ये पूर्वी राजस्थानी जो ढूंढाड़ी को बोला जाता है। और ये इसका केंद्र कौन सा है, जयपुर है ना, और पश्चिमी राजस्थान का मारवाड़। इसी तरह उत्तरी राजस्थान यानी उत्तरी राजस्थानी इलाका कौन सा है, मेवात वाला, जहाँ पर कौन सी बोली जाती है, मेवाती है ना। मेवात का इलाका होने की वजह से वहां पर मेवाती बोली जाती है, जो कि हिंदी की एक बोली है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थानी, जो हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का बॉर्डर है। यहाँ जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, वहां पर जो है मालवा लोग रहते थे, मालवा। तो यहाँ पर कहते हैं मालवी बोली जाती है, कौन सी, मालवी बोली जाती है। बात समझ में आई आप लोगों के। यानी पश्चिमी राजस्थान, जो पश्चिम राजस्थान के मारवाड़ इलाके को कहते हैं। पूर्वी राजस्थान यानी कि राजस्थान, जो राजस्थान है उसका पूर्वी इलाका, जो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर है ना, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगे। और जयपुर पड़ जाता है। आपने देखा ही होगा कि जब आप यूपी में होते हैं तो मथुरा के आगे भरतपुर किसका बॉर्डर है, राजस्थान का है ना, और उससे आगे जयपुर का इलाका लग जाता है। तो इस तरीके से ढूंढार प्रदेश यानी ढूंढारी और जयपुरी, उत्तरी राजस्थान मेवाती इलाका कहलाता है, यानी कि राजस्थान का उत्तरी इलाका। ये वाला जो इलाका है ये मेवाती इलाका कहलाता है, जो हरियाणा के आसपास पड़ता है। और राजस्थान का दक्षिणी भाग जो कि मालवी प्रदेश में आता है। अब चौथी बोली है हमारी पहाड़ी। चौथी बोली क्या, चौथी उपभाषा क्या है, हिंदी की पहाड़ी, जो हमने दो भागों में बांटी। एक है पश्चिमी पहाड़ी, यानी पहाड़ी इलाका हमारा पहाड़ी के अंतर्गत हमने आपको बताया डोगरी, नेपाली, ये बोलियां आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी जो कि हिमाचल का मध्य भाग और उत्तराखंड का ऊपरी भाग यानी उत्तरी भाग जो होता है, वो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में आता है, जिसमें दो प्रमुख बोलियां हैं, एक कुमाऊनी और दूसरी है गढ़वाली। कौन कौन सी, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब हम बात कर लेते हैं बिहारी की। हम सभी जानते हैं कि बिहारी की 3 प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं। एक है भोजपुरी, दूसरी है मगही और तीसरी है मैथिली। इस प्रकार से हम ये जो है हिंदी भाषा की उपभाषाएं और उनकी बोलियों का विभाजन कर लेते हैं। तो हिंदी क्षेत्रों के साथ साथ हिंदी की बोलियों का विस्तार से हम एक एक बोली का क्षेत्र देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली के बारे में। तो खड़ी बोली, ये क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, खड़ी। कुछ लोग इसके नाम क्यों, इसको खड़ी नाम क्यों दिया गया, इस बोली को खड़ी नाम क्यों दिया गया, इसमें अनेक मत देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि ये कौरव जहाँ रहते थे, हस्तिनापुर का जो इलाका है ना, वहां पर ये बोली जाती थी और इसमें कर्कशता होती थी। यानी कि इस बोली में क्या होती थी, कर्कशता होती थी, बहुत कड़ापन होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई सीधे सीधे लठ मार रहा है, ऐसा कहा जाता है। कर्कशता थी इस बोली में। इसके अलावा इस बोली को लिखते समय खड़ी पाई का बहुत प्रयोग होता है। किसका, खड़ी पाई का बहुत प्रयोग होता है। साथ ही साथ इसको ये कहते हैं कि बहुत खरी होती है। खरी मतलब कहते हैं ना, बहुत खरा सुनाती है। खड़ी से ही मतलब निकलता है प्योर, है ना। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि खड़ी का मतलब होता है स्टैंड, मतलब खड़े होना, स्टैंडर्ड। तो उसी से स्टैंड, तो बहुत सारे मत है इसके। खड़ी बोली को खड़ी बोली क्यों कहा जाता है, कि कभी कहते हैं कि खड़ी पाई होने की वजह से इसको खड़ी बोली कहा जाता है। कभी ये कहता है कि कौरवों की भाषा होने की वजह से खड़ी बोली को ही कौरवी भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौरवी बोली भी कहा जाता है, क्योंकि ये कौरव प्रदेश की भाषा थी, इसलिए भी इसको कौरवी कहा जाता है। और इसमें कर्कशता बहुत थी, खड़ी थी, प्योर थी, इसलिए इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रों की यानी इनके इलाकों की। तो ये कहाँ पड़ती है, देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ,
दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद। अब हम ये देख लेंगे इस मैप में कि ये इलाके कहाँ कहाँ पड़ते हैं। आयोग आप तो वैसे भी जानते हैं, आप इतने समझदार तो हैं कि ये इलाके किधर पड़ते हैं। यानी कि जब हम दिल्ली से उत्तराखंड की ओर निकलते हैं, यानी कि दिल्ली से हम उत्तर प्रदेश के दिल्ली से पूर्व की ओर निकलते हैं, है ना, और वो इलाका उत्तर प्रदेश का ऊपरी हिस्सा होता है। यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो जा रहा है, क्योंकि पहले हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था। तो जब दिल्ली से चलते हैं तो दिल्ली का कुछ भाग, है ना, दिल्ली का कुछ भाग, उत्तराखंड का देहरादून का कुछ भाग, है ना, इसके अलावा जैसे आगे आगे चलेंगे मेरठ पड़ेगा, सहारनपुर पड़ेगा, जैसे इधर निकलते जाएंगे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, और यहाँ से जो है देहरादून का इलाका शुरू हो जाता है। बिजनौर से आगे हमें सब पता है कि देहरादून पड़ता है। तो ये जो इलाके हैं, ये जो इलाका है, ये किसका है? ये खड़ी बोली का इलाका हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद इस एरिया में, यानी इस बोली के क्षेत्र में आते हैं। बात कर लेते हैं इसकी प्रसिद्धि की, यानी कि इसके इम्पोर्टेंस की, यानी खड़ी बोली की महत्ता किन किन संदर्भों में है। तो खड़ी बोली की महत्ता तो साहित्यिक रूप से अगर देखें तो खड़ी बोली तो आधुनिक भारत की सबसे बड़ी साहित्य की भाषा रही है ना। और इसके अलावा हिंदी, उर्दू, दखनी, है ना, इन सब का जो बेस है, जो आधार है, वो यही खड़ी बोली ही। नंबर 2 पे जो भाषा आती है वो है ब्रज भाषा, है ना। खड़ी बोली के बाद पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली क्या आती है? ब्रज बोली, जिसे हमने ब्रज भाषा नाम भी दिया है। ब्रज भाषा नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रज भाषा किन किन एरियाज में पड़ती है, किन किन क्षेत्रों में पड़ती है। तो इनके जो क्षेत्र है वो है आगरा, यानी उत्तर प्रदेश वाले पार्ट में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली तथा उसके आसपास का क्षेत्र। अब हम ये देख लेंगे कि ये इलाके किधर पड़ते हैं। तो जैसे हम इधर जाते हैं उत्तर प्रदेश के दिल्ली के आसपास, तो दिल्ली से थोड़ा सा पास आगे जाएंगे तो आगरा पड़ेगा, है ना। आगरा से थोड़ा सा आगे इधर जाएंगे तो मथुरा पड़ेगा। मथुरा से पूर्व की ओर अलीगढ़ पड़ जाता है ना। और फिर अलीगढ़ से आगे बदायूं पड़ेगा, है ना। बदायूं से आगे बरेली पड़ेगा, और अलीगढ़ से थोड़ा सा इधर की साइड अगर हम आएंगे मथुरा के आसपास तो एटा पड़ जाएगा। एटा और हाथरस के आसपास जैसे हम आते हैं तो मथुरा के पास हाथरस डिस्ट्रिक्ट है, जिसके लिए आपके पता है प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी जो है बहुत फेमस हुआ करते थे। तो वो भी किस क्षेत्र में आता है? वो भी ब्रज बोली में ही आता है। तो दिल्ली से आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से एटा, एटा के फिर नीचे जाएंगे तो मैनपुरी, है ना। अब हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा दक्षिण में आते हुए फिर पूरब की ओर मुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की दक्षिण की तरफ आकर थोड़ा सा पूरब की ओर हमें अग्रसर होते चले जाएंगे, है ना। तो एटा, मैनपुरी और उसके बाद बरेली की तरफ मुड़कर जो है ब्रज इलाका पड़ जाता है। और इसके आसपास के जो क्षेत्र पड़ते हैं एटा और बदायूं के आसपास, वो सारा इलाका किसमें आता है? ब्रज भाषा में आता है। अच्छा, अब इसका नाम ब्रज क्यों पड़ा ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि ब्रज जो है, हम सभी जानते हैं ब्रज किसकी भूमि थी? भगवान श्री कृष्ण की बचपन का जो जहाँ जन्म हुआ मथुरा में, वो पूरा इलाका। और मथुरा किसके लिए फेमस है? क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा गाय हैं, है ना, बहुत ज्यादा गाँव का समूह रहता है। तो गाँव के समूह की वजह से उस क्षेत्र को जो है ब्रज भूमि कहा जाता है। क्योंकि वह बहुत ज्यादा चारागाह होता है, क्योंकि गाय भैंसे जाती हैं, शाम को वापस आती है, तो पूरा इलाका जो है धूल से उमड़ा घुमड़ा सा रहता है। तो चारागाह बहुत होता है, वहाँ भैंसे गाय बहुत होती है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे पशुपालन बहुत होता है ना, उस एरिया में, उस क्षेत्र में क्या होता है, पशुपालन बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से वो क्षेत्र पूरा क्या कहलाता है? ये क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाता है, इसलिए इसका नाम ब्रज कहा जाता है। इसके अलावा ये जो बोली है ब्रज, हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास में
एक काल रहा है मध्यकाल। मध्यकाल में जितने भी लेखक, कवि या साहित्यकार, जो भी भक्त लोग थे, उन्होंने इस बोली को अपना माध्यम बनाया, यानी कि लोगों तक ईश्वर संबंधी बातें पहुंचाने के लिए ब्रज बोली का प्रयोग किया, है ना। इतना ज्यादा साहित्य रचा गया मध्यकाल में ब्रज बोली को लेकर। इसलिए जब बोली बहुत ज्यादा एक सीमित क्षेत्र, हम सभी जानते हैं कि बोली क्या है, जब एक सीमित क्षेत्र को पार कर बहुत बड़े स्तर पर जानी पहचानी जाने लगे, बोली जाने लगे, लोग उसको जानने लगे, तो फिर वो बोली के दायरे से बाहर हो जाती है और भाषा के अंतर्गत वो आ जाती है। तो मध्यकाल में ब्रज बोली के साथ भी ऐसा ही हुआ कि मध्यकाल में जो है ब्रज बोली की बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हुई। ब्रज बोली में ही हम देख रहे हैं सूरदास, तुलसीदास, देव, मीराबाई, और हालांकि मीराबाई ने मारवाड़ी में भी बहुत लिखा है, खास करके वो राजस्थानी की ही थी, तो मारवाड़ी में भी लिखती है, और ब्रज में भी उन्होंने एक दो पद लिखे हैं। इसके अलावा तुलसीदास, नंददास, बिहारी, ये सब किस में लिख रहे थे? वो ब्रज भाषा में ही अपनी रचना कर रहे थे, इसलिए इसको भाषा की उपाधि दी गई, इसलिए इसे ब्रज भाषा कहा जाता है। अगली जो बोली है वो है हरियाणी। इसको हम हरियाणवी भी कहते हैं, है ना। इस बोली को लेकर भी अनेक विद्वानों के मत हैं कि इसका नाम हरियाणवी क्यों पड़ा और इस क्षेत्र का नाम हरियाणा क्यों पड़ा। इस पर थोड़ा सा संक्षेप में हम डाल लेते हैं नजर। सर्वमान्य क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन विचारधाराएं, अनेक मत बहुत मौजूद है, तो उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या मत है इनके नामकरण को लेके, कि हरियाणवी शब्द या हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहला मत तो ये है कि ये माना जाता है कि हरि प्लस हान, यानी हरि प्लस यान, यानी हरि यानी कौन? हरि कौन? श्री कृष्ण। यान यानी कि जो उनका वाहन है, यानी कि श्री कृष्ण यहीं से होकर, यानी कहाँ से? इस क्षेत्र से होकर, हरि जो है यानी भगवान श्री कृष्ण इस इलाके से होकर द्वारका गए थे, यानी इस क्षेत्र से होकर जो है श्री कृष्ण जो है द्वारका गए थे, इसलिए इस एरिया का नाम क्या पड़ा? हरियाणा पड़ा। दूसरा मत ये है कि हरि प्लस अरण्य, हरि प्लस अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, है ना। हरि का मतलब जो हरा, अरण्य का मतलब वन, यानी कि ये जो प्रदेश था हरियाणा, ये बहुत हरा भरा प्रदेश होने की वजह से इसको क्या कहा गया? हरियाणा कहा गया। और तीसरा मत ये माना जाता है कि अहीर प्लस आन, यानी कि यहाँ पर एक समूह रहता था जो अहीर थे। अहीर एक जाति होती है, एक समूह होता है जो जिनका बाहुल्य यहाँ बहुत अधिक था, यानी कि हरि को एक तरीके के कह सकते हैं एक राजपूत टाइप ही होते थे, जो कि वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में रहते थे, और आन मतलब उनका वास होता था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हरियाणा पड़ा, क्योंकि वो अहीरों की जगह थी, अहीरों का जो है वहाँ वास हुआ करता था। इसलिए जो है देखिए आप, तीन मत है कि हरियाणा को हरियाणा क्यों कहा जाता है। तीन मत है। एक तो ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका गए थे तो वो इस क्षेत्र से, हरियाणा आप समझ रहे हैं ना, दिल्ली और हरियाणा, है ना, तो वो इस क्षेत्र से होकर ही कहाँ गए थे? द्वारका गए थे। द्वारका हम जानते हैं ना, गुजरात में पड़ता है। तो मान लो मथुरा से, इधर से वो जब चले होंगे मथुरा से, है ना, मथुरा गोकुल से होते हुए, दिल्ली से होते हुए, तो वो इधर आए होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि हरि जो है कहाँ से होकर गए? इधर हरियाणा के इलाके से होकर यहाँ द्वारका पहुंचे थे। इसके बाद कहा जाता है कि हरि प्लस अरण्य। हरि क्योंकि यहाँ बहुत जंगल था, हमें पता है कि दिल्ली के आसपास, हरियाणा के आसपास आज भी अरावली पहाड़ियों के निशान हमें देखने को मिलते हैं, जो कहा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखलाएं विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाएं मानी जाती हैं, जिसके थोड़े बहुत चीजें आज भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अहीर आन, यानी कि यहाँ पर अहीरों का बहुत ज्यादा बाहुल्यपन था, इसलिए ये जो है इलाका क्या कहलाया? अहीराना यानी हरियाणा कहलाया।
साहित्यिक दृष्टि से ज्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, थोड़ा बहुत लोक साहित्य ही है। तो ये हम देख लेते हैं कि कैसे हम हरियाणा क्षेत्र से अपरिचित हो चुके हैं। जो बोली है वो है बुंदेली। बुंदेली बोली के विषय में ये कहा जाता है कि बुंदेले राजपूतों के कारण, बुंदेले राजपूत कहाँ रहते थे? बुंदेले राजपूत का इलाका कौन सा था? वो था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का वो भाग, है ना। उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, यानी ये जो सीमाई इलाका है उत्तर प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो पूरा क्षेत्र मिलकर क्या बनाता था? बुंदेलखंड बनाता था, है ना। वहाँ के जो राजपूत थे वो क्या कहलाते थे? बुंदेलखंड कहलाता था। पूरा इलाका क्या कहलाता था? बुंदेलखंड। और वहाँ के राजपूत कौन से कहलाते? बुंदेली राजपूत। तो वो जो लोग बोली बोलते थे उसको ही कहा जाता था बुंदेली। अच्छा, वो इलाके कौन कौन से थे जहाँ ये बोली बोली गई? उन इलाकों को भी देख लेते हैं। वो इलाके हैं झांसी। झांसी हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, तो मैं और लेकिन आता कहाँ? उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आता है, यूपी के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आता है। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद, ये जो इलाका है ये क्या कहलाता है? बुंदेली इलाका कहलाता है। और यहाँ की बोली क्या कहलाती है? बुंदेली। अच्छा, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा लोक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक कथा बड़ी फेमस है, जो जिसे हम लोर कथा या लोक कथा भी कहते हैं, जो कि बुंदेलखंडी की एक उपबोली यानी बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है, जिसे हम कहते हैं आला खंड, यानी आला उदल की कथा बड़ी फेमस है। तो बुंदेली में जो साहित्य लिखा गया है वो भी बहुत प्रसिद्ध साहित्य है, जैसे कि आला उदल की कथा, है ना। और ईसुरी के भाग भी बुंदेली भाषा में बहुत ज्यादा लिखे गए, समझे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। वहाँ के लोकल जो है परिवेश में सबसे ज्यादा वो साहित्य जाना जाता है, पढ़ा जाता है। अगली जो बोली है हमारी कन्नौजी। एक समय में जो है कन्नौज जो है संस्कृत कान्य कुब्ज का क्षेत्र होता था, यानी कि वहाँ पर जो है कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का क्या हुआ था? दबदबा हुआ होता था। वहाँ पर संस्कृत पढ़ने वालों का जो है एक पूरा एरिया होता था, वहाँ पर संस्कृत की शिक्षा का केंद्र था। तो वो पूरा इलाका एक किसी जमाने में संस्कृत कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ पर पठन पाठन बहुत ज्यादा होता था, तो इसलिए उसको कान्य कुब्ज के नाम से इसलिए उसको कन्नौजी कहा जाने लगा। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ कन्नौजी बोली जाती है? वो क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। फिर से सुन लीजिए, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। यानी उत्तर प्रदेश के, जब हमने बताया कि बरेली और एटा से जैसे अब आगे चलेंगे तो वो इलाका क्या पड़ेगा आपका? कन्नौजी इलाका पड़ने लगेगा। यानी जैसे ही एटा से आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा इटावा, है ना। इटावा से आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से आगे जाएंगे तो शाहजहांपुर, और उसके आसपास कानपुर, है ना। कानपुर हालांकि लखनऊ के इस साइड है। तो जैसे जैसे अब हम क्या करेंगे? पूरब की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो कानपुर से हरदोई, हरदोई से पीलीभीत की तरफ, है ना। पीलीभीत तक जो है हम क्या देखते हैं? कन्नौजी बोली जाती है। अच्छा, कन्नौजी जो बोली है वो ब्रज बोली के बहुत करीब है। यानी कन्नौजी जो कोई बोलता है तो लगता है जैसे कोई ब्रज ही बोल रहा है, उसको हम पहचान नहीं पाते, बहुत मामूली सा अंतर होता है। आपने एक सीरियल देखा होगा किस पर, NTV पर आता भी है, जिसमें दरोगा हप्पू सिंह जी हैं। हाँ, भाभी जी घर पे, आप लोग देखते ही होंगे, बड़े फेमस सीरियल है वो, बहुत हास्यजनक सीरियल है, जिसमें एक दरोगा बोली बोलता है हप्पू सिंह, है ना। तो वो जो हप्पू सिंह जो बोली बोलते हैं वो असल में कन्नौजी बोली बोलते हैं, जो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो ब्रज बोल रहे हैं। तो वो ब्रज ना बोलकर वो कानपुर की कन्नौजी बोलते हैं, है ना।
कन्नौजी को इसीलिए ब्रज की एक उपबोली भी कहा जाता है। ये है पूर्वी हिंदी की बोलियों पर। पूर्वी हिंदी में हमने आपको बताया था अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की उन्हीं बोलियों में से प्रमुख बोली है अवधी भाषा। अच्छा, अवधी को भाषा का महत्व क्यों दिया गया, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रों के बारे में। तो अवधी का जो क्षेत्र है वो है लखनऊ, इलाहाबाद, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। यानी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो इलाके पड़ रहे हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश का पूर्व वाला पार्ट। हम पश्चिम से चले थे, है ना, चलते चलते हम पूर्व की ओर मुड़ते चले जा रहे हैं। तो पूर्व की ओर मुड़ते समय हम क्या देख रहे हैं कि अवधी भाषा का क्षेत्र पड़ रहा है। तो लखनऊ के आसपास इलाहाबाद, लखनऊ से आगे इलाहाबाद पड़ रहा है। इलाहाबाद के आसपास उन्नाव के बाद रायबरेली, सीतापुर जो कि बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है, बिहार, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच। अब हम देख रहे होंगे कि ये जो इलाके हैं वो बिहार के बॉर्डर के आसपास पड़ने वाले हैं। तो इसी को हम कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्विया हम जिसको कहते हैं वो ये इलाके हैं जहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। अच्छा, अवधी भाषा का केंद्र क्या है? अवधी भाषा का प्रमुख केंद्र है अयोध्या। अयोध्या अवधी भाषा का क्या है? केंद्र है। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या को पूर्व में अवध के नाम से जाना जाता है ना, 16 जनपदों में भी इसको अवध नाम से जाना जाता है। तो ये जो इलाका था पूर्वी उत्तर प्रदेश का, है ना, वो किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? वो अवध के नाम से जाना जाता था। तो ये सारी जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं वो अवध में ही पहले आ जाती थी। तो ये इसका अवधी भाषा का प्रमुख केंद्र अयोध्या होने के कारण और अयोध्या का संबंध अवध से होने के कारण इसका नाम अवधी पड़ा। और अवधी भाषा क्योंकि ब्रज बोली की तरह मध्यकाल में अवधी भाषा को भी बहुत ज्यादा प्रमुखता प्रदान हो रही थी। मध्यकाल की ये दो प्रमुख ऐसी बोलियां थी जो अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर चली गई थी। आपने देखा ही होगा तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, तुलसीदास का रामचरितमानस जो आज न केवल भारत की बल्कि विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा पठनीय पुस्तक मानी जाती है, तो उसकी जो बोली है वो कौन सी है? वो अवधी ही तो है। अवधी की क्योंकि वो सर्वमान्य है बोली होने की वजह से, क्योंकि वो अपनी न केवल पठनीय सीमा क्षेत्र से आगे गई बल्कि उसने भारत की भौगोलिक सीमा को भी पार कर दिया था, इसलिए इसको भाषा का नाम दे दिया गया। जब बोली, हमने पहले भी बताया कि जब जो बोली अपनी एक सीमित क्षेत्र से बाहर चली जाती है, समझी जाने लगती है, मानी जाने लगती है, तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। तो इसी तरह मध्यकाल में अब ब्रज भाषा की तरह अवधी भाषा भी प्रमुख भाषा बनकर उभरी थी। और अवधी भाषा जो है इस भाषा में जो रचनाकार थे जैसे स्वयं तुलसीदास और जितने भी सूफी कवि थे जैसे मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत जैसी इतनी बड़ी रचना लिखी, वो भी किस में लिखी थी? अवधी में लिखी थी। और इसके अलावा मुल्ला दाऊद है ना, मंजन है, उस्मान है, ये सब किस में लिख रहे थे? ये सब अवधी भाषा में अपनी रचना कर रहे थे। और वो जो रचना कर रहे थे उनका समय काल क्या था? मध्यकाल। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि मध्यकाल में इनका साहित्य सबसे ज्यादा रचित हो रहा था, रचा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, समझा जा रहा था, इसलिए ये जो है भाषा के रूप में जानी जाती है। अच्छा, इसको कुछ लोग इसे कहते हैं पाली के समान है, तो इसलिए कुछ लोग इसको पाली का ही एक रूप भी मानते हैं। तो इस तरीके से अवधी के बारे में आपको पता चला। अब हम बात कर लेते हैं बघेली के विषय में। अब हम बात कर लेते हैं बघेली की। बघेली का जो क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र था, है ना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का, उसी तरह बघेली राजपूतों का भी एक क्षेत्र हुआ करता था। ये राजपूतों की जो कैटेगरी थी वो खासकर मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरियाज पर, जो राजस्थान
उत्तर प्रदेश और झारखंड के आसपास का जो सीमा था वो अलग अलग राजपूतों की कैटेगरी में डिवाइड था। हमने पहले जाना कि राजस्थान के दक्षिण में जो राजपूत थे वो मालवा थे, है ना। उत्तर प्रदेश के जो राजपूत थे वो बुंदेलखंडी थे। अब दक्षिण उत्तर प्रदेश और झारखंड और मध्य प्रदेश का जो इलाका था वो इलाका कहलाता था बघेलखंड। तो वहां की जो बघेलखंड जो कहलाता था इलाका, इसलिए उसको क्या कहा गया, बघेलखंडी कहा गया था। और इसकी जो बोली थी उसको बघेली कहा गया था। और वो जो क्षेत्र है वो है रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, महर। सतना हालांकि एमपी में आता है, लेकिन जो है एक बॉर्डर एरिया पर होने की वजह से इसको जो है बघेली कहा जाता है। यानी जो बघेलखंड के इलाके हैं, है ना, बघेली जो क्षेत्र है, जो बघेलखंड के इलाके हैं वो बघेली बोली कहलाते हैं। खासकर इसको जो है दक्षिणी अवधि के भी कहा जाता है, यानी अवध के दक्षिण वाले इलाके में ये पड़ती है। और कुछ लोग इसे अवधि का ही एक रूप मानते हैं, यानी इसको एक उपबोली के रूप में इसको जानते हैं। इसका साहित्य में ज्यादा अभी हमें योगदान देखने को नहीं मिलता है। अगली जो आखिरी जो हम बोली के बारे में पढ़ेंगे वो है छत्तीसगढ़ी, जो कि छत्तीसगढ़ के इलाके में उनके एरियाज में जो पड़ती है। अगली बोली छत्तीसगढ़ी। इसका जो छत्तीसगढ़ जो है, मैंने ये जो एमपी और यूपी के नीचे जो छत्तीसगढ़ पड़ता है उड़ीसा के पास, क्योंकि वो मैंने चित्र नहीं बनाया है, क्योंकि मतलब आप देख ही रहे हैं जगह थोड़ी कम पड़ गई है। तो अगला जो पार्ट होगा मैं उसमें जरूर दिखाऊंगी कि छत्तीसगढ़ किधर पड़ता है। और वो छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खेरागढ़, दुर्गपुर, नंदगांव एवं कांकेर, ये जो इलाके हैं ये छत्तीसगढ़ी बोली जाने वाले इलाके हैं। आपने सरगुजा का नाम सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2-3 साल में आदिवासियों और इंडियन आर्मी में काफी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। खासकर ये इलाका आदिवासी इलाकों का है जहाँ छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। खासकर सरगुजा और बिलासपुर तो सभी जानते हैं, यहाँ पर अक्सर कर आदिवासी जो जिनको हम नक्सलवादी भी कहते हैं उनके बारे में बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर ये छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे बिहारी बोली के विषय में, बिहारी के बारे में, उनकी खुद की बिहार में बोली जाने तीनों बोलियों भोजपुरी, मगही और मैथिली के बारे में, साथ ही साथ पहाड़ी बोलियों के बारे में, राजस्थानी बोलियों के बारे में। आज हमने पढ़ा पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बोलियां और उनके क्षेत्र। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।